की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की महत्वाकांक्षी यूपी स्टेट कैपिटल रीजन योजना की। साथ ही हिंदी दिवस पर हम हिंदी की दशा और मसले पर बात करेंगे। वहीं नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सामान्य हालात पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण खस्ता हाल सड़कों की करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। योगी सरकार ने लखनऊ और आसपास के 5 जिलों सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को जोड़कर 26,000 वर्ग किलोमीटर में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी कर दी है। इसके बन जाने से हाई स्पीड रेल और रोड कनेक्टिविटी से उद्योग, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि और शहरी विकास पर भी खास ध्यान रहेगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या है यूपी स्टेट कैपिटल रीजन? लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जनपद को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर का गठन किया गया है। एससीआर का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी बना दिया गया है। इस पहल से दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ व निकटवर्ती जनपदों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सकेगा। आपको बता दें कि लखनऊ और इसके पड़ोसी जिलों के सूरत संवारने वाली एक नई पहल अब जमीन पर उतरने जा रही है। योगी सरकार ने ऐसा विकास खाका खींचा है जिससे लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के 5 और जिले भी आने वाले सालों में आर्थिक, औद्योगिक और शहरी विकास के नए केंद्र के रूप में उभरेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम स्टेट कैपिटल रीजन है यानी एससीआर। बता दें कि ये ठीक दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर होगा। यूपी का स्टेट कैपिटल रीजन कुल 27,826 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन में ये जिले शामिल: लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली। जनसंख्या, बसावट और भौगोलिक स्थिति को आधार बनाकर इसका स्वरूप तय किया जा रहा है। रीजनल प्लान तैयार करने में 1 साल का समय। आपको बता दें, हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन के प्लान की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में एलडीओ उपाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कंसल्टिंग इंजीनियर्स की टीम मौजूद रही। बताया जा रहा है कि रीजनल प्लान तैयार करने में करीब 1 साल का समय लगेगा। इसके बाद अगले 5 सालों में डीपीआर तैयार होगा। धीरे धीरे योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। दरअसल ये कदम न केवल शहरी नियोजन में नई दिशा देगा बल्कि पूरे क्षेत्र में विकास की समान गति सुनिश्चित करेगा। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन में खास क्या? औद्योगिक क्षेत्रों को सीधी राजधानी से जोड़ा जाएगा। लोगों को रोजगार और व्यावसायिक अवसरों तक जल्दी पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। ट्रांसपोर्ट की सुगमता से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। सरकार का मानना है बेहतर कनेक्टिविटी विकास का सबसे बड़ा आधार है। इसी वजह से परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि इस विशालकाय रीजन में हाई स्पीड रेल और अत्याधुनिक रोड नेटवर्क की सुविधा दी जाएगी। मकसद है लखनऊ और उसके आसपास के जिलों के बीच आवाजाही तेज और आसान हो। बता दें कि हर साल लगभग 1.8 करोड़ पर्यटक इस पूरे रीजन का रुख करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ में 86% पर्यटक, बाराबंकी में 31%, उन्नाव में 14%, सीतापुर में 7%, जबकि हरदोई और रायबरेली में सिर्फ 1% ही आते हैं। यह असमानता बताती है कि पर्यटन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सरकार की योजना है कि हर जिले की सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक संपदा को जोड़कर पर्यटन सर्किट बनाया जाए। इससे न केवल पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों का रोजगार भी मिलेगा। वहीं लखनऊ और इसके आसपास के जिलों की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की उपजाऊ मिट्टी। चावल, गेहूं, गन्ना, सब्जियां और दलहन की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। रीजनल प्लान में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक, कोल्ड स्टोरेज, चेन, एग्री बिजनेस हब की योजना भी शामिल की जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, खासकर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT
कनेक्टिविटी और सर्विस सेक्टर में निवेश के अवसर तलाश जाएंगे। उम्मीद है आने वाले सालों में एससीआर क्षेत्र और नए औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। यूपी के अधिकारी बताते हैं योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि नौकरी और व्यवसाय के अवसर पैदा करना। जब बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। लखनऊ पहले से ही उत्तर भारत का शिक्षा और स्वास्थ्य हब है। अब आसपास के जिले भी इस विकास में हिस्सेदार होंगे। छोटे कस्बों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहरी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि स्टेट कैपिटल रीजन को केवल प्रशासनिक ढांचे का विस्तार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आर्थिक विकास का नया मॉडल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें रोजगार, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक निवेश सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास है। ये मॉडल न केवल लखनऊ मंडल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को नए विकास पथ पर ले जाने में मदद करेगा। अधिकारियों के मुताबिक स्टेट कैपिटल रीजन परियोजना केवल नक्शे पर बनी रेखा नहीं बल्कि 6 जिलों में करोड़ों लोगों की उम्मीदों का खाका है। 26,000 वर्ग किलोमीटर में फैली इस महत्वाकांक्षी योजना से उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ का विकास अब अपने पड़ोसी जिलों तक फैलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। भारत नेपाल के रुपेडीहा बॉर्डर से यात्रियों और कारोबारी ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। कई दिनों से फंसे 500 से ज्यादा मालवाहक वाहन नेपाल भेजे गए हैं, जबकि सैकड़ों वाहन भारत लौटे हैं। खबर है कि सीमा अब पूरी तरह से साफ है और व्यापक जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो पटरी पर लौट रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत नेपाल सीमा पर हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। रुपेडीहा बॉर्डर से यात्री वाहन, कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री और मालवाहक ट्रक गुजरते देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कारोबारी ट्रक नेपाल में दाखिल होते देखे जा रहे हैं। हालांकि आम नागरिकों की आवाजाही अभी कम है। एसएसबी के अधिकारी बताते हैं कि नई सरकार बनने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। इसी वजह से किसी को रोका नहीं जा रहा है। हालांकि पहचान की पुष्टि करने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। सीमा चौकियों से लगातार नागरिकों और वाहनों की निगरानी की जा रही है। आयात निर्यात का क्या है आंकड़ा? भारत से 99% निर्यात, 1% आयात। नेपाल से भारत निर्यात कार्डमम, रोल्ड आयरन सीड्स, खाद्य तेल, जूस, प्लाईवुड और जूट। भारत से नेपाल आयात पेट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक उर्वरक, नमक, चीनी, चावल, वाहन, तांबा और कपास। हिंसा अशांति के कारण भारत नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे दैनिक व्यापारिक नुकसान 10 करोड़ तक का अनुमान है। भारत से नेपाल निर्यात में 24 से 25 में वृद्धि देखी गई, जो 2023 से 24 के मुकाबले लगभग 4.18% अधिक है। नेपाल से भारत निर्यात में भी 2024 से 25 में वृद्धि हुई है, जो 2023 से 24 के मुकाबले लगभग 44.5% अधिक है। बता दें कि नेपाल सरकार की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ काठमांडू से चले जैनजेड के हिंसक आंदोलन की चपेट में भारत के सीमा क्षेत्र से सटे नेपाल के कस्बे भी आ गए थे। आंदोलन के कारण 5 दिनों तक भारतीय कस्बे से सटे नेपाल के कृष्णानगर के बाजार पूरी तरीके से बंद हो गए थे। इससे करोड़ों का व्यापार चौपट हो गया था। वहीं सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के बॉर्डर से कई मालवाहक वाहन नेपाल सीमा में दाखिल होने लगे हैं। भारत सीमा से सटे इलाकों के लोग नेपाल से वापस लौटते देखे जा रहे हैं। सोनौली सीमा पर ट्रकों की करीब 10 किलोमीटर लंबी कतार लगी है। इसी तरह बढ़नी बॉर्डर पर भी करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। बृहस्पतिवार को इनमें से कुछ ट्रक नेपाल भेजे गए। बृहस्पतिवार को महाराजगंज से सटे रूपंदेही, लुम्बिनी, महेशपुर और नवल परासी क्षेत्र में शांति का माहौल रहा। डीएम रूपंदेही टोकराज पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह 7 से 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान लोगों ने जरूरी खरीदारी की।
आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान ठप पड़े नेशनल हाईवे गुलजार नजर आने लगे हैं। काठमांडू और पोखरा रूट पर सार्वजनिक बसों का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है। हालांकि लंबी दूरी के लिए परिवहन सेवाएं अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई हैं। बस चालकों का कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से स्थिर हो जाने के बाद ही सेवाएं शुरू हो पाएंगी। बता दें कि भटनी सीमा के आसपास के लोगों को आधार देखकर पैदल और साइकिल से आने जाने में छूट दी गई है। वहीं सब्जी सहित अन्य जरूरी सामान लेकर नेपाल जाने वाले वाहनों की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही सीमा पर त्रिस्तरीय निगरानी की जा रही है। अधिकारी पल पल की गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा कारणों से कड़ी सख्ती का सामना कर रहे हैं। लोगों को अब सहूलियत मिल रही है। खासकर छोटे कारोबारी और दैनिक कामकाज के लिए सीमा पार जाने वालों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सीमा पूरी तरह साफ है। व्यापारिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं कि तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। हिंदी का विकास काफी दिलचस्प पड़ावों से गुजरा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि हिंदी का इतिहास संस्कृत से शुरू होता है और लगभग 1000 साल पुराना है। यह अपभ्रंश भाषाओं से विकसित हुई है और इसे पहले पुरानी हिंदी कहा जाता था। समय के साथ अरबी और फारसी के शब्द जुड़ने लगे और 19वीं सदी तक खड़ी बोली एक व्यवस्थित रूप में सामने आई। 1949 में इसे भारत की राजभाषा घोषित किया गया और तब से एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। कई अन्य भारतीय भाषाएं जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी और पंजाबी संस्कृत से अपनी सामान्य वंशावली के कारण हिंदी से संबंधित हैं। यही वजह है कि इन भाषाओं में कई शब्द हिंदी में प्रयुक्त शब्दों समान हैं। भारत में हिंदी के व्यापक उपयोग और संचार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ती भूमिका के कारण हिंदी दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। इसके अलावा उर्दू और नेपाली जैसी अन्य भाषाओं पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। 14 सितंबर के दिन साल 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसकी समृद्ध विरासत और विकास यात्रा में कई ऐतिहासिक और दिलचस्प पड़ाव आए हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है। विद्वान देवसेन द्वारा 1933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हालांकि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की पहली प्रकाशित किताब लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर को माना जाता है। लल्लू लाल कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज में अध्यापक थे और उन्होंने इसकी रचना ब्रजभाषा में लिखी थी। पुस्तक को आधार बनाकर की थी। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया।
पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओबियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। बता दें कि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की शुरुआत उर्तंड मारतंड नाम के एक साप्ताहिक समाचार पत्र से होती है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में शुरू हुआ। इस पत्र ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आम जनता की आवाज उठाने का साहसिक कार्य किया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के चलते ये महज 1 साल ही चल पाया। इसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी का सफर। वहीं डिजिटल दुनिया में हिंदी के प्रवेश की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1980 के दशक में मध्य में हिंदी को कंप्यूटर पर लाने की कोशिश शुरू की गई। इसकी पहल मानकीकृत कीबोर्ड लेआउट प्रणाली इनस्क्रिप्ट थी, जिसे 1986 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने विकसित किया। ये प्रणाली देवनागरी लिपि के अनुकूल थी। हालांकि हिंदी को डिजिटल दुनिया में असल क्रांति तब आई जब यूनिकोड फॉन्ट का विकास हुआ, जिसने अलग अलग फॉन्ट्स की समस्या को खत्म कर दिया। यूनिकोड के आने से हिंदी की ऑनलाइन दुनिया बदल गई। इससे पहले अलग अलग फॉन्ट्स के कारण टाइपिंग और डाटा शेयरिंग में काफी दिक्कतें आती थी। हिंदी का पहला और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला यूनिकोड फॉन्ट मंगल था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2001 में विकसित किया। आज एरियल, यूनिकोड और कोकिला जैसे कई फॉन्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मंगल ने हिंदी को कंप्यूटर की दुनिया में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये बात छत्तीसगढ़ में सही साबित हो रही है। बालोद जिले की कई किलोमीटर की सड़कें बदहाल हैं और जर्जर हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, लेकिन उनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और जलभराव की समस्याएं भी हो रही हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मरम्मत कार्यों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण जनता में आक्रोश है। बात बालोद जिले की। आपको बता दें कि जिले में ग्राम संकारा से बहरी गांव होते हुए बड़बूम जाने वाली सड़क राहगीरों के लिए परेशानी का कारण साबित हो रही है। लगभग 14 किलोमीटर के इस मार्ग में सैकड़ों गड्ढे हैं। कई जगहों पर गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। समुचित मरम्मत के अभाव में इस सड़क का हालत बेहद खराब है। सड़क की स्थिति देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस मार्ग से रोज गुजरने वाले ग्रामीणों को किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सड़क है अकवन साखरा से बड़हूमल है और इसमें बहुत गड्ढे हो गए हैं। मैं ऑटो वाला हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। रोज का पंचर होता है हमारा गाड़ी, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और सवारी भी बहुत परेशान रहती है। इसमें हम क्या है, हमारा रोज का आना जाना, दिन भर का आना जाना रहता है। तो हम सरकार से वही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बना दें। मेरा नाम है तीरथ कुमार देवांगन, बरही से हूँ। हमारा गांव से आना जाना डेली रहता है। दूध गंगा क्या है, दूध लेके जाता हूँ, डेली परेशान रहता हूँ भैया। यहाँ क्या है, शासन प्रशासन इतने दिन से रोड बना है, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ रास्ते के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते ना। यहाँ रास्ता में कोई मुरूम भी नहीं डलवाते भाई। थोड़ा भी बारिश में इतना दिक्कत होता है कि क्या बताएं। हम लोग कम से कम 6 महीने में हमको गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं तो चेन स्पॉकेट हमेशा ही बदलना पड़ता है हर 6 महीने में। बहुत तकलीफ है। शासन प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि रोड थोड़ा सा, ये सीधे मेन मार्ग भी है, तो शासन प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस रोड को थोड़ा सा बनाने की कष्ट करेंगे। मतलब सिया देवी रोड है, सांकरा से सिया देवी रोड है, ये पूरा बढ़ून तब खराब है। ये रोड ना इतना बड़ा बड़ा गिट्टी निकल गया है, पूछो मत। हम लोगों को ऑटो चलाने में, बाइक चलाने में इतना दिक्कत होता है कि ठीक से चला नहीं पाते हम लोग। कई लोग तो इसमें गिर कर चोट भी आई है, उनको बहुत नुकसान हुआ है इस रोड से हम लोगों को। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं ग्राम बरही का निवासी हूँ। ग्रामीणों की माने तो इस मार्ग से होकर जाने वाले कई लोग आए दिन गड्ढों की वजह से गिरकर चोटिल होते हैं।
सबसे खास बात यह है कि इस मार्ग से होकर जिले के प्रसिद्ध सिया देवी मंदिर स्थल जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों का इस मार्ग में रोजाना आवागमन होता है, तो वहीं इस मार्ग से रोजाना 10 से अधिक गांव के ग्रामीणों का जिला मुख्यालय आना जाना होता है, जो काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद इस मार्ग की हालत नहीं सुधर सकी है। ये जो साकरा से बड़बूम का रोड है, इसमें मेरा आना जाना रोज का रहता है। इसका स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। गड्ढे गड्ढे, यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। समस्या तो इतनी है कि जो रास्ता 5 मिनट में पार हो सकता है, उसको 15 मिनट लगता है पार करने में। पूरे बारिश में इतना दिक्कत होता है, यहाँ पानी भर जाता है। सड़क बने, हम तो यही चाहते हैं। अपन बड़बूम जो चारमा जाता है ना, वो वाला रोड है, ये बहुत ख़राब हो चुका है। इतना गड्ढा है। हम लोग तो, मैं दुकान वाला हूँ, मैं डेली का मेरा आना जाना रहता है, डेली का सामान लेके जाता हूँ। गाड़ी तो हफ्ते में इसको मतलब बनवाना पड़ता है, इतना उसका दयनीय स्थिति हो गया है। और बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब स्थिति ख़राब हो चुका है सड़क का। और इसको बने 5 से 6 साल हो गया, इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हो गया, अभी ऑटो वाला चलता है, मेरे घर भी ऑटो है, भाई चलाता है, उसको भी बहुत दिक्कत होती है। बता दें कि गड्ढे और कीचड़ से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। संकरी गलियों में समस्याएं अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का घरों तक आना जाना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में तो लोग दूसरे के घरों में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। बता दें कि सड़कों के निर्माण के लिए 2 स्तर पर सोचना होगा। पहला, सड़क का ड्राइंग डिजाइन, और दूसरे, निर्माण की गुणवत्ता। सड़क निर्माण के लिए एक आदर्श मापदंड ये है कि सड़क में कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। डामर का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। आमतौर पर बनाए जाने वाले ज्यादातर सड़कों में डाल का ध्यान ही नहीं रखा जाता। सड़क के बीच से 2 किनारों की ओर डाल होना चाहिए। किनारे की नालियां सड़क से नीचे रहें ताकि पानी बहकर सीधे इन्हीं में जाए। वही डामर के नीचे की लेयर अच्छी तरह से ठोस होना चाहिए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।